अस्सलाम वालेकुम अगेन। बेसिक क्वेश्चन का दोबारा से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चन को। अच्छा जी, दे आर आस्किंग टू राइट करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलियन। तो हम चेक करते हैं नंबर क्या है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लैख, 10 लाख, लैख के बाद 10 लाख मतलब मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, तो ये 64 मिलियन है। 64 मिलियन के बाद 7 लिखा हुआ है तो इट बिकम 65 मिलियन। कोई मसला बेटा? ठीक है, इट्स 64 मिलियन एंड सो ऑन। तो 64 मिलियन के राउंडिंग ऑफ करूंगा तो 64 के बाद 7 है, तो ये राउंड होके 65 मिलियन हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? उसके बाद यू नीड टू राइट यस सर। करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड देन एस्टिमेट। तो पहले वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला नंबर है 6, 6 के बाद 7 है तो ये राउंड होके हो जाएगा 70, प्लस पहला सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे 4, 4 के बाद 9 है, 4 के बाद 9 है तो ये राउंड होके हो जाएगा 5, डेसिमल तक जीरो लगाना है 50। उसके बाद ये 0.1 है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड है। उसके बाद 8 है तो ये हो जाएगा 0.2, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। 70 प्लस 50 120, 0.2 स्क्वायर मीन्स 0.2 मल्टीप्लाई इटसेल्फ 2 टाइम्स 120। पॉइंट हटाया ऊपर 1 लगाया 1 0, पॉइंट हटाया ऊपर 1 लगाया 1 0। 12 इंटू 100 अपॉन 2 टाइम्स 2 4, 4 1 जा 4 3 जा 0 का 0, 30 इंटू 100। This is estimated equal to 3000. So this is the way to estimate the answer. ठीक है, in one significant figure. अच्छा जी, उसके बाद 540 उमर एंड जमील का शेयर है टोटल। उसको 7:2 में डिवाइड हुआ हुआ है। 7 रेशो जो है वो उमर के हैं और 2 रेशो जो है वो 7 जो है वो उमर के रेशो हैं और जमील के रेशो हैं 2। उमर का शेयर मालूम करने का कह रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे टोटल वैल्यू गिवन है। टोटल रेशो कितना है 9, इसका मतलब है 9 रेशो रिप्रेजेंटिंग $540, 9 रेशो रिप्रेजेंटिंग $540। अब वो उमर का शेयर मालूम कर रहे हैं तो उमर का शेयर है 7, तो 7 किसके इक्वल होगा वो आप आंसर निकाल लें। 9 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई बाय 7, एक्स इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 9, 9 टाइम्स 1, 9 6 54, 6 7 42, 420। $420 जो है ये उमर का शेयर है और बाकी जो है वो $120 जो है वो किसका शेयर है? जमील का। ओके, एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन बेटा? बोलो। अच्छा, अब नो ये सर। सवाल सवाल है इंक्रीज 40 इन 5:8। अब 5 रेशो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। तो इसको अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमने इसको करना होगा 8/5 इंटू 40। तो 5 1 जा 5 8 जा 8 टाइम 8 64। ये इंक्रीज हो गया 45:8 में। ओके, देन फंक्शन वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है रिपीट कर फंक्शन। दें सर, जी बेटा। ये समझ सर नहीं इसके आया। पीछे वाला रिपीट। बेटा इंक्रीज के लिए आपका डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो 5/8 को मैंने कन्वर्ट किया 8/5 में इंटू 40। तो 5 1 जा 5 8 जा 40, 8 8 जा क्या आया आपका 64। ठीक है, सर बड़ा वाला ऊपर रखना है। हाँ जी, इंक्रीज जब करना होता है तो। अच्छा जी, आ जाओ ये। डिक्रीज में नीचे होगा, छोटा वाला ऊपर हाँ होगा। हाँ, ये पहली बार इस तरह का सवाल आया था, वरना अलग तरीके से आते हैं सवाल। इसको अभी जरूरी नहीं इस बार आया, बस समझा दिया इसको। आगे देखते हैं फंक्शन का सवाल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है ज्यादा। एफ ऑफ 3.2 मतलब यहाँ पे एक्स था वहां पे 3.2 आ गया। एफ ऑफ 3.2, तो एक्स की जगह 3.2
प्लस 7 9.6 क्या आंसर आया? कोई मसला बेटा? एनी कंफ्यूजन बेटा? इनवर्स निकालना है तो इनवर्स के दो स्टेप्स होते हैं। एफ ऑफ एक्स कहते हैं वाई को, एफ ऑफ एक्स किसको कहते हैं? वाई को। आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स के दो स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, एक्सचेंज एक्स एंड वाई। जहां पे एक्स लिखा है वहां वाई लिख दो, और जहां पे वाई लिखा है वहां पे एक्स लिख दो। ठीक है, वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 है, नाउ मेक वाई द सब्जेक्ट। अब y को सब्जेक्ट बनाना है। 7 यहाँ प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू 3y। x माइनस 7, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के, डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू y। तो ये आपके पास आंसर आ गया इनवर्स का, x माइनस 7/3। ओके, इनवर्स में दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में x और y को एक्सचेंज करते हैं, दूसरे स्टेप में y को सब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, नाउ वेरिएशन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। y varies directly to square of x, y directly to square of x। डायरेक्टली में न्यूमरेटर में आता है और इनवर्सली में डिनोमिनेटर में आता है। फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, वो है k, y इज इक्वल टू k x स्क्वायर। ओके, अब इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है फाइंड k फर्स्ट। तो x y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू है 1/5 जब x बराबर है 1/2 के, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे और k मालूम करेंगे। 1/5 x की जगह 1/2 स्क्वायर, 1/5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4/5 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू आ गई 4/5। जब k की वैल्यू आ जाएगी तो ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 4/5 x स्क्वायर। इसको कहते हैं इक्वेशन in term of x, equation of y in term of x, या equation which is connecting x and y। तो ये टूट के भी सवाल आते हैं। अक्सर सवाल ऐसे आता है कि पहले यहां तक करने का कहता है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आगे करने का कहता है, लेकिन इस बार इसने दोनों पार्ट एक ही साथ ज्वाइन कर दिया। अब बोल रहा है y फाइंड आउट करो जब x आपके पास 10 हो। तो x की जगह 10 पुट कर दो और y मालूम करो। y इज इक्वल टू 4/5, x की जगह 10, x पे स्क्वायर है, 10 को 2 बार लिख दो। 5 टाइम 1, 5 टाइम 2, 4 2 ज़ा 8, 20 into 8, 20 into 4, बोलो 80। 80। तो y is equal to 80। ओके, नाउ एस्टिमेशन का सवाल एक और, अपर बाउंड और लोअर बाउंड वाली कंडीशन। ये भी हर साल आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये सारे वो सवाल हैं जो बेसिक क्वेश्चन का लेक्चर में दे रहा हूँ। ये वो सवाल हैं 25-30 मार्क्स इसके 100% आते ही आते हैं हर साल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब होता है नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी नियरेस्ट होगा उसको आप डिवाइड बाय 2 करके हाफ करेंगे, 0.5 आ गया। अगर यहाँ नियरेस्ट 10 होता तो 10 को डिवाइड बाय 2 करते 5 आ जाता। अगर नियरेस्ट 5 होता तो 5 को डिवाइड बाय 2 करते 2.5 आ जाता। जो भी नियरेस्ट होगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। फिर जिस वैल्यू का लोअर बाउंड या अपर बाउंड मालूम करना है, अगर अपर बाउंड मालूम करना होगा तो उसके अंदर वो वैल्यू जो हाफ की है वो प्लस कर देंगे, तो इस कंडीशन में आएगा अपर बाउंड
और जो हाफ की है वो वैल्यू अगर माइनस कर देंगे तो उस कंडीशन में आएगा लोअर बाउंड मतलब लीस्ट आंसर. सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड. बेसिक जो आता है पहला पार्ट उसका 1 मार्क का ऐसे ही आता है. ठीक है, जो भी नंबर होगा, जो भी नियरेस्ट होगा, उसको आधा करेंगे, हाफ करेंगे, हाफ करके ओरिजिनल नंबर में प्लस करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगा, माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड आ जाएगा. तो अभी लोअर बाउंड मांगा था तो लोअर बाउंड आया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अच्छा जी. अब कह रहा है द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर. करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर. ये भी नियरेस्ट सेंटीमीटर में है. कैलकुलेट. आवाज आ रही है मेरी सबको? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मालूम करना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ. आपको लोअर बाउंड मालूम करनी है लेंथ की, तो आपको लेंथ मालूम करनी है, विड्थ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया. अब लेंथ का आपने लीस्ट आंसर निकालना है. लीस्ट आंसर मतलब लोअर बाउंड, कम से कम आंसर, छोटे से छोटा आंसर. ठीक है, अब डिवीजन के अंदर लीस्ट आंसर कब आता है? डिवाइड के अंदर लीस्ट आंसर जब आता है जब नीचे वाली वैल्यू मैक्स हो, ज्यादा से ज्यादा हो, और ऊपर वाली वैल्यू कम हो, माने मिनिमम हो, कम से कम हो. इस कंडीशन में जब डिवीजन होती है तो जो आंसर आता है वो लीस्ट आता है, लोअर बाउंड आता है, छोटा आंसर आता है. अब एरिया आपको मिनिमम चाहिए और विड्थ आपको मैक्सिमम चाहिए. तो मिनिमम एरिया था 7.5 जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, तो मिनिमम एरिया होगा 7.5 मतलब लोअर बाउंड. आपको विड्थ मैक्सिमम चाहिए. विड्थ थी 2 सेंटीमीटर, नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर, 1 का आधा 0.5 इसमें प्लस कर दूंगा तो मेरे पास ये मैक्सिमम आंसर आ जाएगा, मतलब अपर बाउंड आ जाएगा 2.5. तो लेंथ क्या है हमारे पास 2.5, 7.5 को जब 2.5 से डिवाइड करूंगा तो लेंथ आएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर. तो लेंथ आई आपके पास 3 सेंटीमीटर. तो ये आपको इस तरह के 2 सवाल जरूर आएंगे, कभी 2 मार्क्स के, कभी 3 मार्क्स के. ओके, अगर इसी तरह से अगर वो लेंथ का अभी लीस्ट आंसर बोल रहा है, अगर वो मैक्सिमम आंसर बोलता, एग्जामिनर अगर मैक्सिमम आंसर बोलता या अपर बाउंड बोलता, तो आप क्या करते हैं इस कंडीशन में? जब आपको मैक्सिमम आंसर निकालना है तो आप क्या करते हैं? आप नीचे वाली वैल्यू मैक्स लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू मिनिमम लेते हैं. आपको मैक्सिमम आंसर चाहिए ना, मैक्सिमम आंसर चाहिए, तो नीचे वाली वैल्यू आप छोटी लेते हैं, मिनिमम लेते हैं, और ऊपर वाली वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं. उल्टा हो जाएगा. ठीक है, जब आपको बड़ा आंसर चाहिए होता है तो नीचे छोटी वैल्यू लेते हैं, ऊपर बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो इससे आपका डिवाइड होने के बाद बड़ा आंसर निकलता है. ठीक है, तो ये एरिया का क्वेश्चन आ सकता है, आपको आना चाहिए. अच्छा जी, ये सवाल देखें स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये भी हर साल आता है. 360 मिलियन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मिलियन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर 10 पावर 6. 10 पावर 6. अब 360 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाना चाहिए. पॉइंट को 2 नंबर पीछे लेके गया, 10 पावर +2 और 10 पावर 6 पहले से मौजूद था. तो आंसर आया 3.6 इंटू 10 पावर 2 + 6 8. तो ये आपका आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म का. ओके, अब सेकंड पार्ट है आपका P × Q. P × Q, P की जगह P की वैल्यू मल्टीप्लाई Q की जगह Q की वैल्यू. अब जब बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं होता तो ये कहलाती है सिंगल टर्म. जब सिंगल टर्म में कैलकुलेशन होती है, सिंगल टर्म की मल्टीप्लीकेशन होती है, तो 5 × 9 45, 10 पावर 9 और 10 पावर -16, 16 में से 9 गए, 10 पावर -7. तो ये आपका आंसर आ गया. आंसर को देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा.
स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा 45 इंटू 10 पावर माइनस 7? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों? पॉइंट को कहाँ आना चाहिए? एक नंबर पीछे लेके गए हो 10 पावर प्लस 1 10 पावर माइनस। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हो मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सही, अब सही है सर। सर आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है, 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 आंसर आ गया। उसके बाद कह रहा है स्क्वायर रूट क्यू। क्यू की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर माइनस 16। क्यू की क्या वैल्यू है? 9 इंटू 10 पावर माइनस 16। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जब पावर आपका फ्रैक्शन में हो, जब पावर आपका फ्रैक्शन में हो तो बेस को इंडेक्स फॉर्म में लिखा जाता है। 9 को आप लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 16। अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास है सिंगल टर्म, क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। जब सिंगल टर्म पे होल पावर होता है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है। टू से टू कैंसिल, 10 पावर माइनस 8। तो आपका आंसर आया 3 इंटू 10 पावर माइनस 8। स्टैंडर्ड फॉर्म में आया डायरेक्ट। ये सवाल देखें, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म का सवाल है। सर सर जी बेटा। सर आपने पहले ये 1/2 क्यों डाला था? कहाँ पे? स्क्वायर रूट की जगह। ये स्क्वायर रूट जब हटाते पिछले वाले हैं, क्वेश्चन। स्क्वायर रूट जब हटाते तो पावर 1/2 लगाते हैं। हाँ ठीक है, 1/2 स्क्वायर रूट को हटा के लगाया। एन स्क्वायर, एन की जगह एन की वैल्यू, बेटा माइक ऑफ करें। अबे भाई क्या कर रहे हो यार योगेश? एक टीचर से पढ़ लो मैथ्स, तुम कहाँ कहाँ पढ़ रहे हो? एन स्क्वायर एक साथ 10 टीचरों से पढ़ोगे ना तो किसी का समझ नहीं आएगा। एन स्क्वायर 4 एन की जगह एन की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। एन पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब सिंगल टर्म पे होल पावर जब होता है, सिंगल टर्म पे होल पावर जब होता है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है। तो 4 स्क्वायर 5 टू 10 पावर 10। अब 4 स्क्वायर होता है 16 इंटू 10 पावर 10। अब 16 पे जो है वो आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको अपना आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। तो पॉइंट आपका आना चाहिए 1 के बाद, तो आंसर होगा 1.6। एक नंबर पीछे लेके गया तो 10 पावर 1 और 10 पावर 10 पहले से मौजूद था, तो आंसर आया 1.6 इंटू 10 पावर 11। तो ये आ गया आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 1/n। 1/n, n की जगह n की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर 5। अब 1/4 जो है 1/4 इक्वल होता है 0.25 के। यहाँ भी सिंगल टर्म है। 10 पावर 5 जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा सो इट विल बी 10 पावर माइनस 5। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल को 2 के बाद आना चाहिए। एक नंबर आगे लेके गए तो 10 पावर -1 और 10 पावर -5 ऑलरेडी मौजूद है। तो 2.5 इंटू 10 पावर -6 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। एनी कंफ्यूजन बेटा? एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। अब इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करें, क्या आंसर आएगा? वन सिग्निफिकेंट फिगर में क्या आंसर आएगा? सर 600 आएगा और 0.0300 आएगा। 0.03 आएगा सिर्फ। ये गलती नहीं करना, डेसिमल के बाद जबरदस्ती जीरो नहीं लगाए जाते। जहां पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हो गया वहां पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? और उसके बाद डिनोमिनेटर में 20 आएगा।
20 20. वेरी गुड। अब यहाँ डेसिमल हटाया, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 3, हेलो एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हेलो